चलो बेटा, अब आप लोग समझ गए थे कि विद्रोह क्रांति आंदोलन क्या है। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पे आए। इसमें दो मूल क्वेश्चन हैं, कारण और स्वरूप, ये टेल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, कहा जाता है कि 1789 में फ्रांस के समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो क्रांति चाहता हो। और तुम्हें यह भी पता है कि फ्रांस यूरोप का कोई गरीब देश नहीं था। ठीक है, और जनता में असंतोष की पृष्ठभूमि में भी कोई राजनीतिक भूमिका ऐसी नहीं थी कि जिससे क्रांति हो जाए। लेकिन क्रांति हुआ, युद्ध हुआ, ये सब चाहने से नहीं होता है, परिस्थिति बस होता है। ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो विस्फोट हो जाता है। ये क्रांति की बहुत बड़ी विशेषता होती है। और फ्रांसीसी क्रांति के पीछे एक चीज दिमाग में रख लो, वास्तव में फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र के खिलाफ नहीं हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति यथार्थ में आर्थिक सामाजिक विषमताओं के कारण हुआ है। यदि ये आर्थिक सामाजिक विषमता नहीं होती तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। तो इसका मतलब है, देखो, अपने आप प्रश्न का उत्तर निकलना शुरू हो गया कि फ्रांस में ऐसी कौन सी आर्थिक सामाजिक विसंगति थी, असमानता थी, जिसके कारण वहां पर क्रांति हुई। तो जब इसका कारण पर होंगे, बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा, तो आर्थिक सामाजिक, फिर किसानों की दशा कैसी थी वहां पर, और फिर फ्रांसीसी कुलीनों में विषमता, और लास्टली जो है दार्शनिक का योगदान, जो कि तुम पढ़ ही चुके हो प्रबोधन में, और लास्ट राजा का दोष, कि राजा का क्या दोष था। ये है बेटा फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब देखो, अब आर्थिक में दो पहलू है। प्रथम पहलू और द्वितीय पहलू। प्रथम में क्या है कि वहां पर आम जनता की आर्थिक हालत क्या था और राजा का क्या था, ये दोनों देखना है। देखो, फ्रांस यूरोप में तुम सबको मालूम है
कि इंग्लैंड के समानांतर शक्तिशाली राष्ट्र थे, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सैन्य रूप से हो, लेकिन फ्रांस में संपदाओं का असमान वितरण था। स्वाभाविक है, ध्यान देना, ये भारत पर भी, अपने देश पे भी लागू होता है। जहां लंबे समय तक राजतंत्र होगा और वो भी सामंतवादी राजतंत्र होगा, तो वहां संपदाओं का असमान वितरण होगा ही। हम और आप भी अपने स्तर पे बात करें, भारत के स्तर पे, हम सब किसी न किसी गांव के रहने वाले हैं। मान लो उस गांव में 100 घर है, 100 परिवार का, और उस गांव का मान लो 1000 बीघे रकबा है, तो उसमें किसी एक ही आदमी के पास 500 बीघा अभी भी है। हाँ, उसका डिवाइड हो के उसको भी 25-50 पे आ गया हो, वो अलग मुद्दा है। 2-4 फैमिली होगा जिसके पास 100-150 बीघा वाला होगा, बाकी 80-85 परिवार जो शेष 100-150 बीघा बचा उसमें कट्ठा डंटा लेके है। क्यों? यही तो संपदा का असमान वितरण है। जहां राजतंत्र, सामंतवाद मतलब जमींदारी प्रथा होता है, वो पहले से ही भूमि पर कब्जा किए रहता है। तो फ्रांस में भी संपदा का क्या था? असमान वितरण था। देखो, फ्रांस में व्यापार में भी पिछले दशकों में, विदेशी व्यापार में लगभग 5% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, और यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की प्रक्रिया शुरू होने के कारण खाद्यान्न फसलों की कीमत बढ़ती जा रही थी। ध्यान देना, अब जो खाद्यान्न फसलों की कीमत बढ़ रही है, यही ध्यान देना कितनी बड़ी असमानता है। इसका फायदा न तो किसको मिल रहा है, किसानों को या श्रमिकों को, और इसका फायदा राजा को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि टैक्स वसूली का काम कौन करता है? सामंत। तो सामंत किसानों से क्या ले रहा है? अनाज के रूप में। और जमीन भी सब सामंतों का था, किसान तो वहां नाम मात्र के थे, राजा को वो नगद पैसा दे देते थे। तो बढ़ती हुई खाद्यान्न के कीमतों का फायदा जो है, वो मुट्ठी भर 2-4-5% जो सामंत थे या चर्च के जो जमीन थे, उससे चर्च को फायदा मिल रहा था। बाकी लोग जय जय सिया राम था। अब देखो, इससे क्या हुआ कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि 65% हुआ। कितना हुआ? 65%। कि भाई जो वस्तु 1 रुपया मिलता था, अब लगभग 1.25 रुपया में मिलता है। तो आवश्यक वस्तु के मूल्यों को स्थिर करना सरकार का काम है। अब देखो, इसके 2 तरीके हैं। या तो इस वस्तु पर सरकार का नियंत्रण हो जाए, सरकार सरकारी रेट पे बिकवाए। संभव नहीं था, सामंत ऐसा राजा को करने नहीं देते। दूसरा उपाय है मुद्रा स्फीति दर,
कि आप अपने पैसे का अवमूल्यन कर दें। ठीक है। और तीसरा भी तरीका है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा, उस हिसाब से आप श्रमिकों का, मजदूरों का पारिश्रमिक दर भी बढ़ा दी, जैसे हमारी सरकार करती है। जो सरकारी नौकरी कर रहे होगे वो अच्छे से समझते हो कि सरकार हर साल आपका महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। यदि महंगाई बढ़ी तो उस हिसाब से, ठीक है, तो सरकार वो कर दे। सरकार ने मुद्रा स्फीति दर पे हाथ नहीं चलाया, क्योंकि उस समय उतनी ये सब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थी। सरकार ने क्या किया कि जो क्या कहते हो, महंगाई दर जो था उसको बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है। तो सरकार ने जो महंगाई दर बढ़ाया वो 22% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 22। अब मान लो आपका वेतन 100 रुपया है तो वेतन 122 हो गया, खर्च 165 है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जो हमारे आम जनता है उसकी क्रय शक्ति कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रय शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो फ्रांसीसी आम जनता की क्रय शक्ति कमजोर हो गई। लेकिन चूंकि ये मजदूर किसान वर्ग थे, ध्यान देना, तो इनमें चेतना का अभाव था। तो चेतना अभाव के कारण ये इस चीज को समझ नहीं रहे थे, लेकिन इनके जीवन यापन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो एक न एक दिन ये भूखे पेट, इनमें चेतना तो आएगी। और ध्यान देना, 1789 फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम भूमिका यही भीड़ तंत्र लगाएगा। क्यों? वही मैंने कहा कि आखिर कब तक, जब पेट में अनाज नहीं होगा तो मेरे भाई फिर तो लोग भगवान के विरुद्ध भी खड़ा हो जाता है। ये राजा ही है। अब दूसरा पहलू देखो, राजा साहब। फ्रांस में सैकड़ों वर्षों से बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था और लुई 16वां उस समय का सरकार था, राजा था। तो भाई सरकार की भी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों? जो उसके सामंत थे, संपन्न वर्ग थे, वो राजा को कर देते नहीं। यही तो सामंतवाद की समस्या है कि वो केंद्रीय शासन को भी नजरअंदाज कर देता है। ठीक है। तो सरकार भी भाई साहब कर्ज ले लेकर चलने लगा। अब देखो, 1788-89 आते आते इतना फ्रांस की सरकार के ऊपर कर्ज हो गया था कि फ्रांस के सरकार का जो सकल राजस्व था, उस राजस्व का 50% हिस्सा सिर्फ लिए गए कर्ज के इंटरेस्ट में चला जाता था। समझो, ये हस्त्र था वहां के सरकार का। तो लुई 16वां ने अपने वित्त मंत्री को आदेश दिया कि जनरल स्टेटस, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, उसको फ्रांस में जनरल स्टेटस कहा जाता है, उसकी बैठक बुलाओ और टैक्सेशन रिफॉर्म करो। जनरल
स्टेटस की सेशन आहूत की गई, लेकिन कोई निर्णय ले पाता उसके पहले ही क्रांति शुरू हो गई। तो देख रहे हो कितनी बड़ी आर्थिक विसंगति है कि फ्रांस उस समय यूरोप में विश्व के महानतम राष्ट्रों में था, जिसकी विशाल विदेशी व्यापार था, उसमें 5% का उछाल भी है। लेकिन आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम, सरकार त्राहिमाम त्राहिमाम। तो फायदे में कौन था? तो वहां जो 5%, 7% विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, सामंत और चर्च के पादरी लोग जिनके पास वहां पर जमीन थी, वही व्यापारी भी थे, उन्हीं के पास पैसा था, वही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था। पूरी फ्रांसीसी कंपनी में उन्हीं का पैसा था। इतनी बड़ी विसंगति थी। ठीक है, अब देखो फ्रांस की समाज, इसे समझना। फ्रांसीसी समाज का संरचना ये है, यहाँ पर राजा और सामंत, ये पादरी, और ये आ गए जनसाधारण। ठीक है, इस दोनों को मिलाकर क्या कहा गया? कुलीन वर्ग, अभिजात्य वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। ठीक है, तो वह इनकी संख्या कितनी होगी? 10% होगी। 90% तो जनसाधारण है। अब फ्रांस के समाज में एक परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन किसने किया? जो पुनर्जागरण प्रबोधन ने आधुनिक शिक्षा पद्धति लाया। उस आधुनिक शिक्षा पद्धति से फ्रांस में 2 नए वर्ग पैदा हुए। एक आधुनिक पूंजीपति वर्ग और एक आधुनिक शिक्षा प्राप्त शिक्षित वर्ग। ठीक है बेटा, ध्यान देना। इसी पूंजीपति वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति ने बुर्जुआ वर्ग कहा। ध्यान देना, बुर्जुआ वर्ग मतलब आधुनिक पूंजीपति वर्ग। मध्यकालीन और प्राचीन पूंजीपति वर्ग को आप बुर्जुआ वर्ग नहीं कह सकते हो, वो इसमें आएंगे, कुलीन वर्ग। और इस शिक्षित वर्ग को मध्यम वर्ग कहा। क्या कहा गया? ठीक है, अब देखना समस्या कैसे खड़ी होती है, समझना। अब ये प्राचीन विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है। अब आधुनिक पूंजीपति वर्ग और शिक्षित वर्ग पैदा हो। अब ये जो आधुनिक पूंजीपति वर्ग है, वो राजा को टैक्स भी दे रहा है। ठीक है, तो वो शासन प्रशासन में अपना स्थान चाहता है, अपना मान और सम्मान चाहता है कि हम पूंजी निवेश करके, पूंजी का निर्माण करके शासन को दे रहे हैं, तो हमारा भी सामाजिक सम्मान होना चाहिए। और उसी प्रकार ये आधुनिक शिक्षित वर्ग प्रशासन में अपनी भागीदारी चाहता है। प्रशासन में क्या चाहता है? अपनी भागीदारी। इसे हर हाल में अपनी भागीदारी चाहिए। भाई हम और आप भी क्या करते हैं? क्यों पढ़ते हैं? पढ़ने के बाद सीधे प्रशासन में भागीदारी चाहते हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो। वैसे ये भी चाह रहा है। लेकिन इस दोनों वर्ग, देखो ध्यान देना, इस दोनों वर्ग के खिलाफ ये खड़ा है, क्योंकि ये सामंत नहीं चाह रहा है
कि इसे भी दरबार में स्थान मिले। ये सामंत और पादरी इस शिक्षित वर्ग को नहीं चाह रहा है कि सरकारी सेवा में या प्रशासनिक सेवा में ये आए, क्योंकि इनका मोनोपोली है, वहाँ पर वंशानुगत मोनोपोली। अब ये दोनों मजबूत वर्ग के रूप में उभर रहा है। अब ये दोनों ये चाह रहा है किसी भी प्रकार से इस आदि विशेषाधिकार वर्ग को समाप्त कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? विशेषाधिकार वर्ग को समाप्त कर दिया जाए, तो हम लोगों को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी मिल जाएगी। इसीलिए इस शिक्षित वर्ग ने पेरिस में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। नाम सुना होगा, जैकोबिन क्लब, जहां पर ये दिन भर अपना कामकाज करने के बाद शाम में आकर कॉफ़ी पीते हुए एक प्रकार से ये मेंटल एक्सरसाइज करते थे कि फ्रांस को कैसे राजतंत्र से मुक्त करके और यहाँ पर प्रशासन में अपनी भागीदारी को बढ़ाया जाए, या इस विशेषाधिकार वर्ग को समाप्त करके कैसे अपनी भागीदारी को बढ़ाया जाए। अब इन लोगों, ये पढ़े लिखे लोग या ये बुर्जुआ वर्ग, आधुनिक पूंजीपति, इनकी संख्या बहुत कम थी, बहुत कम थी। इसलिए इस वर्ग को मिलाकर कम्यून कहा जाता है। कम्यून फ्रांसीसी वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब होता है अल्पसंख्यक। क्या मतलब होता है? अल्पसंख्यक। मैं बड़े कम शुरू ही हुआ था उस समय आधुनिक शिक्षा, तो और फ्रांस में राजतंत्र के दबाव में बहुत ज़्यादा प्रबोधन का प्रभाव नहीं आया था, तो इसलिए इनकी संख्या कम थी, इसलिए इनको कम्यून कहा जाता था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अल्पसंख्यक। अब देख रहे हो, इनका भी शोषण हो रहा है, मजदूरों का, कामगारों का, श्रमिकों का। यहाँ पर इन वर्गों में भी असंतोष है, देख रहे हो, असमानता है, और यही सब इसका स्वरूप बन जाएगा। अब देखो, एक बड़ा वर्ग किसान वास्तव में फ्रांस के किसानों की हालात सच्चाई में कहा जाए तो यूरोप के अन्य देशों के किसानों से बेहतर थे। क्यों? फ्रांस का उपजाऊ जमीन है, क्षेत्रफल भी बड़ा है। नंबर 2, फ्रांस विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश परंपरा के रूप में रहा है। इतनी अंगूर वहाँ होती है कि वो पूरी दुनिया को खिला सकता है, पिला सकता है, और खिलाता और पिलाता ही है। तो फ्रांस में अंगूर का उत्पादन एक प्रकार से देवता का वरदान है। जैसे अपने देश में मानसून के बारे में वैज्ञानिक बहुत तर्क वितर्क सब कुछ देते हैं, अंत में कहते हैं कि ये भारत में देवताओं का वरदान है। उसी प्रकार फ्रांस में लाल बारिश होती है, वो अंगूर पकने में बड़ा सहायक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में इतनी कॉस्टली और जिसका विश्व भर में डिमांड हो, उसका उत्पादन इतना ज़्यादा होता है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ के किसानों की हालात तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी थी,
लेकिन इस किसानों के ऊपर सामंती दे बहुत है। टैक्सेशन देखो, इस किसानों को 3 टैक्स देना होता था, टाइट, गौवेली और तीसरा टॉली। अब ये जो है ये पादरी को दिया जाता था और ये दोनों टैक्स सामंत को दिया जाता था। अब बताओ, एक किसानों के ऊपर 3 टैक्सेशन है, एक पादरी और 2 टैक्स सामंत। यदि इस टैक्सेशन का रेट 20% भी रहा होगा तो किसानों के उत्पादन का 60% तो टैक्स में गया, बचा 40%। 40% में उसके इनपुट को काट दो तो उस भाई साहब के पास क्या बचा, बताओ। तो इसी कारण, इस सामंती देय के कारण, और ये ऐसा टैक्सेशन है जो अय्यासी में जाएगा। इससे पादरी अय्यासी करेगा, इससे सामंत अय्यासी करेगा। यदि यही टैक्स राजा को मिल जाता तो फिर वो जन कल्याण के लिए आ जाता, लेकिन यहाँ तो अय्यासी में जाना है, तो लौट के वो किसानों के पास आना नहीं। तो इसलिए आप देखोगे कि 1750 के बाद किसानों में विद्रोह बढ़ जाता है। फ्रांस में 1750 से 1889 के बीच हजारों किसान विद्रोह हुआ है, लेकिन वहाँ के राजा लुई 16वां अपने नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। इसी प्रकार देखो कि फ्रांसीसी कुलीनों में भी विषमता है। भाई बड़े सामंत, मध्यम स्तर के सामंत, छोटे स्तर के सामंत, बड़े पादरी, मध्यम पादरी, छोटे पादरी। अब यहाँ खेल देखो, जो बड़ा सामंत है, मध्यम सामंत है, बड़ा पादरी है, वो क्या करता है, उसको जो ये विशेषाधिकार मिला है ये अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मिला है। तो वो अपना ऑर्डर पास कर देता था किसको, छोटे स्तर के सामंतों और पादरियों को, भैया तुम लोग करो। खाता था बड़ा वाला, काम करवाता था छोटे वाले से। तो ये छोटा जो स्तर के सामंत और पादरी थे वो इन लोगों से मिला हुआ था, और वो ये चाहते थे कि ये बड़े विशेषाधिकार वाले समाप्त हो जाए। मतलब ये जो 10% विशेषाधिकार वाले हैं उसके अंदर में भी विसंगति, उसके अंदर में भी क्या है, विसंगति है। ये हालात समझ जाओ। और दार्शनिकों का योगदान पढ़ चुके हो बेटा, रूसो, वाल्टियर, मॉन्टेग्यू, इन सब ने फ्रांस के आवाम को किस प्रकार झकझोड़ा है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब आ जाओ राजा लुई 16वां। देखो, लुई 16वां गलत व्यक्ति नहीं था, सदचरित्र था, ईमानदार था, अपने जनता से प्यार भी करता था। लेकिन राजा में जो सर्वश्रेष्ठ गुण होना चाहिए, या शासक में ध्यान रखना, तुम भी प्रशासक बनोगे, वो है
दृढ़ इच्छा शक्ति। आप थोड़ा बेईमान भी हो लीजिए, थोड़ा भ्रष्ट भी हो लीजिए, सब चलेगा, लेकिन इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए। यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आप सफल शासक बनेंगे, क्योंकि वही निर्णय ले सकता है। तो लुई 16वें में यही समस्या था, और लुई 16वां परिस्थितियों की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा था। ये एक और समस्या हो गई थी। लुई 16वें को परिस्थितियों की गंभीरता समझते हुए एक छोटा सा निर्णय लेना था, क्या कि इन विशेषाधिकार वर्ग के अधिकारों को कम कर देना था, और कुछ नहीं करना था। बस क्रांति नहीं होती। मैंने पहले कहा कि फ्रांस की कोई हालत जर्जर नहीं थी। यूरोप के कई अन्य देशों की हालत फ्रांस की अपेक्षा अधिक जर्जर थी। क्रांति वहां होनी चाहिए थी, लेकिन लुई यहीं पर चूक जाता है। और लुई कई बार निर्णय लेने के करीब आता है। देखो, राज दरबार में जब वो निर्णय लेने आता है तो सामंत उसे निर्णय नहीं लेने देता है, और राजमहल के अंदर में जो उसकी पत्नी मैरी थी, अपने समय की महान अय्याश महिला थी, वो उसे निर्णय नहीं लेने देती थी। भयंकर खर्चीली थी वो। तो महल में महारानी मैरी और दरबार में सामंतों के दबाव से वो निर्णय नहीं ले पाया। इसीलिए 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति का विस्फोट हो गया। यही फ्रांसीसी क्रांति का कारण है। स्पष्ट समझ रहे होंगे, राजतंत्र के खिलाफ कम है और विशेषाधिकार असमानता के खिलाफ ज़्यादा है। भाई, जैसे गेहूं के साथ घून पिस जाती है, वैसे इस विशेषाधिकार वर्ग के साथ राजा भी पिस गया हुआ। तो अब समझ लिए होंगे, अब लिखना शुरू करो। शीर्षक डालो फ्रांसीसी क्रांति, और फिर हेडिंग डालो फ्रांसीसी क्रांति के कारण। पहले इंट्रोडक्शन बनाओ। 1789 में फ्रांस के समाज में कोई भी वर्ग क्रांति नहीं चाहता था। फ्रांस यूरोप के गरीब देशों में भी नहीं था। फ्रांस यूरोप के गरीब देशों में भी नहीं था। और न जनता में व्याप्त असंतोष की पृष्ठभूमि में